ओके सो आज की जो हमारी वीडियो है वो यूटीआई के ऊपर होने वाली है और यूटीआई में जो फार्माकोलॉजी का जो पोर्शन है उसको हम कवर करेंगे। ओके सो अगर हम यूटीआई की बात करें तो यूटीआई जनरली एक इन्फेक्शन है जो कि थ्रू आउट द यूरिनरी ट्रैक में जो है वो हो सकता है। ओके सो अगर हम इसके डिवीज़न की बात करें तो ये जो है डिपेंड करता है कि किस साइड पर जो है वो इन्वॉल्वमेंट है इन्फेक्शन की। ओके सो बेस्ड ऑन एनाटॉमिकल साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट। ओके सो अगर जो है ये अपर पोर्शन में है तो उसको कहा जाएगा अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, सो अपर यूटीआई। और अगर ये लोअर पोर्शन में है तो इसको कहा जाएगा लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अपर पोर्शन में मेनली कहाँ पर, या तो ये किडनी पे होगा या फिर जो है ये यूरेटर में होगा। ओके अगर लोअर की बात करें तो लोअर पोर्शन में जो है या तो ब्लैडर में होगा इन्फेक्शन या फिर जो है यूरिथ्रा में होगा। और अगर पेशेंट मेल है तो प्रोस्टेट में जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है। अगर किडनी में इन्फेक्शन है तो उसको जो है वो पाइलोनेफ्राइटिस कहा जाएगा मेनली। ओके ब्लैडर में अगर इन्फेक्शन है तो उसे सिस्टाइटिस कहा जाएगा। यूरिथ्रा में है तो उसे यूरिथ्राइटिस कहा जाएगा। और प्रोस्टेट में अगर इन्फेक्शन है तो उसे प्रोस्टाटाइटिस कहा जाएगा। ओके नाउ इसके अलावा इसको और कैसे जो है वो क्लासीफाई किया जा सकता है, तो अगर कोई स्ट्रक्चरल या फंक्शनल कोई एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है तो उसके हिसाब से भी जो है इसको क्लासीफाई किया जा सकता है। ओके सो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज, तो उसके बेसिस पर जो है इसको किस तरह से डिवाइड करा जा सकता है। सो ये जो है ये एक होगा कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, और दूसरा जो होगा वो होगा नॉन कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। नॉन कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, सो जो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है उसका मीन ये है कि अगर यूरिनरी ट्रैक में किसी भी लेवल पर स्ट्रक्चरली या फंक्शनली कोई एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट है तो वो आएगा कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में। ओके दैट मीन्स के एनी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट थ्रू आउट द यूरिनरी ट्रैक। ओके नॉन कॉम्प्लिकेटेड का मीन क्या है? नॉन कॉम्प्लिकेटेड का मीन यह है कि इसमें जो है कोई स्ट्रक्चरल या फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट नहीं होगी, यानी कि एबनॉर्मेलिटी एब्सेंट होगी थ्रू आउट द यूरिनरी ट्रैक। ओके अब जो मेन जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई कर सकते हैं, तो अगर हम उसके एग्जांपल की बात करें तो इसमें जो मेनली जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो इकोलाई है, जो 50% केसेस में देखा गया है कि वो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई करता है। ओके सो इकोलाई जो है वो अप टू 50% केसेस में जो है वो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई करता है। उसके अलावा प्रोटीज जो बैक्टीरिया है वो, उसके अलावा क्लैब्सिला, एंटेरोकोकस, एंटेरोबैक्टर, सो ये मेनली जो है वो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई को कॉज कर सकते हैं। अगर हम नॉन कॉम्प्लिकेटेड की बात करें तो नॉन कॉम्प्लिकेटेड के एग्जांपल्स में जो है जो सबसे मोस्ट कॉमन है वो इकोलाई है, और इकोलाई का जो इंसिडेंस है वो 80 to 90% है। ओके उसके अलावा जो है स्ट्रेप्टोकोकस हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस, सूडोमोनास, उसके अलावा एंटेरोकोकस। सो मेनली ये देखा गया है कि इन बैक्टीरियाज की जो है वो नॉन कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में इंसिडेंस ज़्यादा है। और ये भी हो सकता है कि जो बैक्टीरिया जो है वो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई कर रहा है, माइट भी पॉसिबल कि वो नॉन कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई का भी जो है वो एक कॉज बना हुआ हो। ओके नाउ अगर हम ओवरऑल इन्फेक्शन की बात करें, सो ओवरऑल इन्फेक्शन में जो है वो 95% केसेज में जो इन्फेक्शन होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से हो सकता है। ओके 95% में जो है इन्फेक्शन जो हो रहा है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का हो रहा है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और उनमें भी मोस्ट कॉमन कौन कौन से हैं, उसमें जो है इकोलाई, प्रोटीज, सूडोमोनास एंड क्लैब्सिला। ओके जो रेस्ट ऑफ द 5% केसेस हैं उसमें जो है वो बैक्टीरियल भी उसी में इन्वॉल्व है, फंगल भी इन्वॉल्वमेंट है उसी में। तो अगर हम 5% ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो इसमें जो है वो एंटेरोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्टेफाइलोकोकाई। ओके नाउ अगर हम बात करें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की, उसे एज ए साइन एंड सिम्टम्स के फॉर्मेट में पढ़ें तो साइन एंड सिम्टम्स इन अपर यूटीआई और इन लोअर यूटीआई। सो इधर हम पढ़ देते हैं अपर यूटीआई और इधर जो है वो लोअर यूटीआई।
तो अपर यूटीआई के अंदर मेनली जो साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, जो साइंस हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं, सॉरी, जो पेशेंट आगे जो सिम्टम बता सकता है, तो जनरली वो फ्लैंक पेन, फीवर, मैलेज, नौशिया और वोमिटिंग। ओके, अगर हम लोअर यूटीआई की बात करें तो लोअर यूटीआई के अंदर क्या साइन सिम्टम्स हो सकते हैं, तो इसमें जो है डिस्यूरिया, यूरिन अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, नॉक्ट्यूरिया, उसके अलावा सुप्राप्यूबिक हैवीनेस, एंड ग्रॉस हेमेचूरिया। सो ये जो है मेनली साइन एंड सिम्टम्स के साथ में जो है वो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हो सकता है पेशेंट का। ओके ना, अगर हम बात करें लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन की, ओके, सो लैब इन्वेस्टिगेशन में जो है मेनली क्या करवाएंगे हम, सो मेनली लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में जो है वो यूरिन एग्जामिनेशन होगा, यूरिन एग्जामिनेशन जो है करवाया जाएगा, और उसमें जो है यूरिन का सैंपल जो भी लिया जाएगा वो मिड स्ट्रीम सैंपल को जो है प्रीफर किया जाता है। ओके, उसके बाद में उसमें देखा जाएगा कि उसमें डब्ल्यूबीसी का एक्टिवेशन तो नहीं हो रहा है। ओके, सो अगर डब्ल्यूबीसी की जो अमाउंट है वो लेस देन 10 पर क्यूबिक mm है, if WBC count is greater than 10 पर mm क्यूब, सो ये सिग्निफिकेंट बताता है कि जो है वो पायूरिया की कंडीशन हो रही है। ओके, उसके अलावा अगर बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन यूरिन में प्रेजेंट है और बैक्टीरिया के अंदर जो है वो मेनली अगर देखा जाए तो ग्रेटर देन 10 की पावर 5 कॉलीफॉर्म यूनिट अगर आ रही है पर ml, तो वो कहा जा सकता है कि उसे बैक्टीरिया जो है उस पेशेंट को हुआ है। सो अगर बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया काउंट जो है वो लेस देन 10 की पावर 5 CFU कॉलीफॉर्म यूनिट पर ml। ओके, सो अगर ये है तो उस कंडीशन को कहा जाएगा कि उसको सिग्निफिकेंट बैक्टीरिया उस पेशेंट को जो है हुआ है, बैक्टीरिया। ओके, उसके अलावा अगर यूरिन सैंपल के अंदर ब्लड की स्पॉट्स मौजूद हैं या ब्लड का एक्युमुलेशन है तो उसमें जो है वो हेमेटूरिया की कंडीशन में जो है वो आ जाएगा। ओके, सो हेमेटूरिया वो जो है ग्रॉस लेवल पे भी हो सकता है या फिर जो है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी जो है वो हो सकता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मोस्ट डेफिनेट मेथड की बात करें ओके इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वो क्या है, वो यूरिन कल्चर है। ओके, सो मोस्ट डेफिनेट मेथड वो क्या है, यूरिन कल्चर। ओके, सो यूरिन कल्चर में जनरली होगी कि यूरिन सैंपल को लिया जाएगा, उसको फिर कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया जाएगा और फिर वहाँ पर जो है वो जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उस ऑर्गेनिज्म के लिए फिर पर्टिकुलर जो भी एंटीबायोटिक होगी वो जो है प्रीफर की जाएगी। तो कल्चर मीडियम से ये फायदा होता है कि एक्जैक्टली जो है वो कंडीशन का पता चल जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया है, कौन से, इवन उसमें सेंसिटिविटी और रेजिस्टिविटी का भी जो है वो पता चल जाता है कि ये कौन सी ड्रग जो है वो सेंसिटिव है, कौन सी ड्रग जो है वो रेजिस्टेंस जो है उस बैक्टीरिया ने उस ड्रग के अगेंस्ट जो है वो डेवलप किया हुआ है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे यूटीआई के ट्रीटमेंट में जो है यूज़ होने वाली ड्रग्स और उनकी क्लासिफिकेशन को। तो जनरली इस क्लासिफिकेशन में अगर ड्रग के पास में बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट है तो वो बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट की तरह से काम करेगी। अगर उसमें जो है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करना या बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट है, ओके, यानी बैक्टीरिया की डेथ करवाना, तो उसमें जो है वो किलिंग ऑफ बैक्टीरिया के हिसाब से जो है बैक्टीरियोसाइडल बोलेंगे। और अगर जो है वो एज ए एंटीसेप्टिक की तरह से काम करके तो उसे यूरिनरी एंटीसेप्टिक बोलेंगे। तो मेनली जो यूज़ होती हैं बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट्स में, तो उसमें जो है वो सल्फोनामाइड्स, टेट्रासाइक्लिन एंड नाइट्रोफ्यूरनटाइन। तो इन ड्रग्स का जो है वो बैक्टीरियोस्टेटिक जो है इफेक्ट रहता है। अगर बात करें बैक्टीरियोसाइडल एजेंट की, तो इसमें जो है वो कोट्राइमोक्सोजोल, जिसमें मेनली ट्राइमेथोप्रिन और सल्फामेथोक्सोजोल के सॉल्ट्स आते हैं। ओके, उसके अलावा जो है वो पेनिसिलिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, फ्लोरोक्विनोलॉन्स एंड सेफेलोस्पोरिन। ओके, अगर हम बात करें यूरिनरी एंटीसेप्टिक की, तो इसमें जो है वो नाइट्रोफ्यूरनटाइन, मिथामिन एंड मेंडेलेट सॉल्ट, एंड नैलिडिक्सिक एसिड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन। अब हम इनको जो है इन ड्रग्स को जो है वो थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। ओके, नाउ हम पढ़ेंगे जो ड्रग्स इस्तेमाल की जाती है यूटीआई के अंदर। ओके, तो सबसे पहले जो है वो ट्राइमेथोप्रिन सल्फामेथोक्सोजोल, जिसको कोट्राइमोक्सोजोल भी कहते हैं। ओके, तो जनरली ये ड्रग जो है वो बहुत अच्छा इफेक्ट देती है जो एरोबिक एंटेरिक बैक्टीरिया है उनके इन्फेक्शन में। ओके, लेकिन जो है ये सीडोमोनास की जो इन्फेक्शन है उसमें इतनी इफेक्टिव नहीं होती है। ओके, सो हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट एरोबिक एंटेरिक बैक्टीरिया।
लेकिन सूडोमोनास में इसका इतना इफेक्ट नहीं रहता, सो एक्सेप्ट सूडोमोनास एर्जिनोजा। ओके क्योंकि इस ड्रग की जो है जो ट्राइमेथोप्रिन सल्फामेथासोल है, इसकी जो है वो हाई यूरिनरी ट्रैक्ट टिश्यू लेवल कंसंट्रेशन है, और क्या है कि हाई यूरिनरी कंसंट्रेशन लेवल होती है इस ड्रग की, तो उसकी वजह से जो है इसको यूटीआई में इस्तेमाल किया जाता है। ओके और जो है रिकरेंट इन्फेक्शन के तौर पे, मतलब रिकरेंट इन्फेक्शन को दूर करने के लिए एज ए प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर भी जो है वो ट्राइमेथोप्रिन और सल्फामेथासोल को जो है वो यूज़ कराया जाता है। ओके सो इट हैज़ हाई यूरिनरी ट्रैक tissue concentration level as well as high urinary concentration level। so इसको जो है वो used in UTI treatment and as prophylaxis of recurrent infection। ओके सेकंड नंबर पे जो है ड्रग है वो है पेनिसिलिन। सो पेनिसिलिन जो है उसको पढ़ते हैं, और पेनिसिलिन में भी मेनली जो है वो एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन अलॉन्ग विथ क्लेवुलिक एसिड, जिसे एमोक्सिक्लेव भी कहते हैं, क्लेवुलिक एसिड। सो एज वी नो कि जो पेनिसिलिन है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। लेकिन पेनिसिलिन जो इकोलाई बैक्टीरिया है वो उसने जो है पेनिसिलिन की जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है, तो उसकी वजह से जो है अब इसे यूटीआई में जो है वो प्रेफर नहीं किया जाता है, क्योंकि जो इकोलाई बैक्टीरिया है, इकोलाई डेवलप्स रेजिस्टेंस फॉर पेनिसिलिन। सो इसको जो है अब जो है यूटीआई में जो है वो यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन फिर भी जो है जो पेनिसिलिन है ये जो है ड्रग ऑफ चॉइस है उन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, मेनली जो एंटीरोकोकाई बैक्टीरिया हैं जो सेंसिटिव है पेनिसिलिन को लेकर, तो उसमें जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस है। सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंटीरोकोकाई विच इज सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, विच इज सेंसिटिव टू पेनिसिलिन। ओके अब थर्ड वन जो है वो है सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन जनरली सिफेलोस्पोरिन जो है वो हाईली इफेक्टिव है जो क्लैब्शियला और प्रोटियस के इन्फेक्शन है उसमें। सो इफेक्टिव अगेंस्ट क्लैब्शियला एंड प्रोटियस इन्फेक्शन। ओके और ये जो है उन केसेस में जो जिस बैक्टीरिया ने जो है एमोक्सिलिन और जो ट्राइमेथोप्रिन सल्फामेथासोल के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टिविटी जो है डेवलप कर ली, तो उस सिचुएशन में भी जो सिफेलोस्पोरिन है वो एक अच्छा जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस बन सकता है। ओके सो यूजफुल इन केस ऑफ रेजिस्टेंस टू एमोक्सिसिलिन एंड ट्राइमेथोप्रिन सल्फामेथासोल। सो इन ड्रग की रेसिस्टिविटी में जो है उस बैक्टीरिया इन्फेक्शन को दूर करने के लिए सिफेलोस्पोरिन को जो है वो यूज़ किया जा सकता है। ओके नाउ फोर्थ वन इज फ्लोरोक्विनोलोन्स। सो जो फ्लोरोक्विनोलोन्स है वो करंटली सिचुएशन में जो है करंट सिचुएशन है मोस्ट कॉमनली जो ड्रग है जो यूटीआई के लिए इस्तेमाल की जाती है। ओके सो फ्लोरोक्विनोलोन्स जो है वो मोस्ट कॉमन ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई। ओके उसके बाद में जो है इसकी एक ग्रेट स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी है जो सूडोमोनास आर्जिनोजा के इन्फेक्शन है उनको ठीक करने के लिए। उसके अलावा कॉम्प्लिकेटेड केसेस लाइक प्रोस्टेटाइटिस में या रेजिस्टेंस केसेस में भी जो है इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। सो हैज़ ग्रेटर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी अगेंस्ट सूडोमोनास आर्जिनोजा। ओके और उसके अलावा जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस सच एज प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेटाइटिस या फिर जो है जो रेजिस्टेंस केसेस हैं उसमें भी जो है इसके इफेक्ट जो है वो काफ़ी बेटर है रेजिस्टेंस केसेस। लेकिन इसको जो है फ्लोरोक्विनोलोन्स को जो है वो इसका एक ड्रॉबैक है कि इसमें इसको जो है वो प्रेगनेंसी और जो चिल्ड्रन जो है उसमें जो है इसको यूज़ नहीं किया जाता है। सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी ओके एंड चिल्ड्रन। नाउ अगली जो ड्रग है वो है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, जिसमें मेनली जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन और एमिगेसिन आती है। ओके और इसमें जो है टोब्रामाइसिन की जो है वो हाईली इफेक्टिव है ये सूडोमोनल एक्टिविटी में। सो हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट सूडोमोनल एक्टिविटी। ओके
और जो एमिकेसिन है इसका जो है एक बेनिफिट ये है कि जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो हो जाता है, कोई पर्टिकुलर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ और उसमें मल्टी ड्रग जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है, तो उसमें जो वो एमिकेसिन को जो है वो एज ए ट्रीटमेंट के उसमें जो है वो यूज़ किया जा सकता है। तो एमिकेसिन जो है वो एमिकेसिन इज रिजर्व्ड फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। ओके, सो एमिकेसिन को मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस वाले केसेस में जो है दिया जा सकता है। नाउ जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो है टेट्रासाइक्लिन। तो जो टेट्रासाइक्लिन है उसके एक तो लिमिटेड यूजेस हैं, ओके, उसके वाइड यूज़ नहीं है ज़्यादा, और इसमें जो है इसके लिमिटेड यूजेस के साथ साथ में जो है इसमें कुछ सुपर इन्फेक्शन भी हो जाता है। अगर टेट्रासाइक्लिन को जो है थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए जो है अगर यूज़ करवा दिया जाए तो वो सुपर इन्फेक्शन जो है एज अ कैंडिडा ओवर ग्रोथ के फॉर्म में हो सकता है वो, ओके। और इसमें रेजिस्टेंस जो डेवलप करने की जो टेंडेंसी रहती है इस ड्रग को देने के बाद में वो बहुत ज़्यादा रैपिड होती है, ओके। सो रेजिस्टेंस डेवलप वेरी रैपिडली और जो इसके यूजेस हैं वो भी जो हैं वो लिमिटेड हैं। तो जनरली इसको जो है यूज़ नहीं किया जाता है और इसकी वजह से क्या होता है कि लीड टू कैंडिडा ओवर ग्रोथ एज अ सुपर इन्फेक्शन, ओके। सो नेक्स्ट ड्रग जो हम डिस्कस करेंगे वो कार्बानियम और मोनोबैक्टम है, ओके। सो जो कार्बोनियम ड्रग है वो शो करती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, ग्राम पॉजिटिव के लिए भी, ग्राम नेगेटिव के लिए भी, और जो एनोरेबिक बैक्टीरिया है उन केसेस में भी, ओके। सो इट हैज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड स्यूडोमोनास, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. So it has a broad spectrum activity against gram positive bacteria, gram negative bacteria and anaerobic bacteria. Okay. Now इसी में जो है एक एस्ट्रो नाम एक ड्रग है जो एस्ट्रोनम, तो जनरली जो है ये हाईली इफेक्टिव है अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जिसमें जो है सीडोमोनास को भी जो है वो इंक्लूड करता है, ओके। और जो नॉस्कॉमल इन्फेक्शन होते हैं जिसमें जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है वो अवॉइड की जाती है, या पेनिसिलिन और जो पेनिसिलिन सेंसिटिविटी जो पेशेंट होती है जिनमें डेवलप हो जाती है तो उनमें जो है ये जनरली अवॉइड की जाती है। तो एस्ट्रोनम जो है वो इफेक्टिव है अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इंक्लूडिंग Pseudomonas aeruginosa. ओके, नाउ नेक्स्ट ड्रग जो हम डिस्कस करेंगे वो है नाइट्रोफ्यूरेंटाइन. सो जो नाइट्रोफ्यूरेंटाइन है वो एक बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग है, ओके। और इसको इस्तेमाल किया जाता है जो रेजिस्टेंट इन्फेक्शन होते हैं उसमें, मिक्स इन्फेक्शन में, या ऑब्स्ट्रक्टिव जो यूरोपैथी है उसमें जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है. सो ये बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट है. यूज्ड इन resistant infection, mixed infection and obstructive uropathy. ओके, इसको जो है थेरेपेटिक भी यूज़ किया जा सकता है और एज ए प्रोफाइलेक्टिक एजेंट की तरह से भी जो है वो यूज़ किया जा सकता है जो रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं उसमें, ओके। सो इफेक्टिव एज बोथ थेरेपेटिक एजेंट and prophylactic agent in patient with recurrent UTI. ओके, सबसे बड़ा जो एडवांटेज है नाइट्रोफ्यूरेंटाइन का वो ये है कि अगर मतलब एक लॉन्ग टर्म थेरेपी, एक लॉन्ग टर्म में भी अगर इसको जो है वो दिया जाए, इसकी थेरेपी कराई जाए या इसकी एक लॉन्ग टर्म में जो है ये दवाई दी जाए तो उसमें रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप नहीं होता है, ओके। सो मेन एडवांटेज क्या है कि लैक ऑफ रेजिस्टेंस आफ्टर टेकिंग दिस इन लॉन्ग टर्म, ओके। लेकिन इसमें क्या है कि इसकी जो यूरिनरी कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है और जो टिश्यू लेवल पर कंसंट्रेशन जो है इस ड्रग की वो बहुत कम है, इसलिए जो है जो रीनल पैरेन्काइमा की डिजीज़ है उसमें जो है इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ओके। सो हाई यूरिनरी कंसंट्रेशन, इट हैज़ हाई यूरिनरी कंसंट्रेशन एंड लो टिश्यू लेवल कंसंट्रेशन, तो
तो इसलिए जो है इसको जो रीनल पैरेनकाइमल जो डिजीज़ है, जो रीनल पैरेनकाइमल डिजीज़ है उसमें जो है इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ओके, नाउ जो नेक्स्ट ड्रग है वो मिथामिन मेंडेलेट है। तो जो मिथामिन मेंडेलेट है वो जनरली सॉल्ट है मेंडेलिक एसिड का और मिथामिन का। ओके, सो सॉल्ट ऑफ मेंडेलिक एसिड एंड मिथामिन। अगर हम इसके मैकेनिज्म पर बात करें तो जनरली जो एट pH 5.5 या उससे कम pH पर जो है जो मिथामिन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मल्डिहाइड में। ओके, यानी कि हम कह सकते हैं कि एसिडिक pH पर लेस देन 5.5 इस पर क्या होता है, जो मिथामिन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, फॉर्मल्डिहाइड में। ओके, और जो मेंडेलिक एसिड होता है वो हेल्प करता है pH को कम करने में। ओके, सो मेंडेलिक एसिड helps to lower pH of urine। ओके, इसका मेन एडवांटेज क्या है? इसका मेन एडवांटेज ये है कि इसमें जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। ओके, सो एक तो ये रहता है कि मतलब जो क्रोनिक सप्रेसिव थेरेपीज होती हैं जो दी जाती है, जो लॉन्ग टर्म में दी जाती हैं, तो उसमें जो है रेजिस्टेंस डेवलप होने के जो है वो चांसेस कम होते हैं। सो लोअर चांसेस ऑफ रेजिस्टेंस इन क्रोनिक सप्रेसिव थेरेपीज। ओके, लेकिन जो है ये अपना इफेक्ट इतना शो नहीं करता है कुछ एक्यूट केसेस के अंदर लाइक अपर यूटीआई। ओके, और जो है प्रोटीज और सुडोमिनल इन्फेक्शन में जो है ये अपना इतना इफेक्ट नहीं शो करती है। सो नॉट इफेक्टिव इन एक्यूट एंड अपर यूटीआई इन्फेक्शन। और किसमें जो है ये इतनी इफेक्टिव नहीं होती है, प्रोटीज इन्फेक्शन एंड सीडोमोनास इन्फेक्शन। अगर डोज की बात करें तो इसकी जो है डोज वो 1 ग्राम डोज है इसकी, और इसको जो है मतलब दिन में 4 दफ़ा जो है वो 4 टाइम्स डे इसको जो है प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर लार्जर डोज की बात करें तो जनरली होता है कि जो फॉर्मल्डिहाइड होता है वो एक मतलब इरिटेबल सब्सटेंस है कि वो इरिटेट करता है जो यूरिनरी म्यूकोस होता है उसको। तो यूरिनरी म्यूकोसा को इरिटेट करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो जो लार्जर डोजेज होंगी अगर उसमें क्या कर देगा, एक्यूट इन्फ्लेमेशन करवा देगा। क्योंकि जो फॉर्मल्डिहाइड है वो क्या है, वो इरिटेबल सब्सटेंस है और वो यूरिनरी म्यूकोसा को इरिटेट कर देगा और उसकी वजह से वहाँ पे जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ओके, सो हमारी जो नेक्स्ट ड्रग है वो फिनाजोपायरिडीन होगी। तो जो फिनाजोपायरिडीन है वो एक एजोडाई है। ओके, और इसको जो है वो यूज़ किया जाता है एक लोकल एनाल्जेसिक इफेक्ट के तौर पे। ओके, सो यूज्ड एज लोकल एनाल्जेसिक इफेक्ट। ओके, मेनली इसका इंडिकेशन क्या यूज़ करने का कि जब वो फॉर एग्जांपल इंजर्शन ऑफ कैथेटर हुआ है किसी पेशेंट में, या फिर लोकली तौर पर जो है पिनाइल सर्जरी के बाद में अगर इसको लगाया जाए तो उससे जो है जो इरिटेशन या जो डिस्कम्फर्ट है वो थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा। ओके, सो इसकी अगर डोज की बात करें तो जिसकी डोज है वो 200 मिलीग्राम इन थ्राइस अ डे। ओके, और इसमें जो है इसको 1 वीक से ज़्यादा इसको जो है वो मेनली जो है वो लिया नहीं जाता है, यूज़ नहीं किया जाता है। ओके, एंड नॉट टेकन मोर देन 1 वीक। ओके, अगर इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो जो एडवर्स इफेक्ट है उसमें मेनली यूरिन का कलर चेंज जो है वो देखा जा सकता है, लाइक रेड और ऑरेंज कलर में जो है वो उसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है। ओके, सो एडवर्स इफेक्ट में क्या है कि जो यूरिन कलर है वो रेड भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है। ओके, इसके अलावा स्टमक अपसेट हो सकता है, फीवर, हेडेक, डिजीनेस, ये सारा जो है उसमें। ठीक है, सो एडवर्स इफेक्ट में जो है वो यूरिन कलर के चेंजेस हो सकते हैं, वो रेड या ऑरेंज हो सकता है। उसके अलावा स्टमक अपसेट, फीवर, हेडेक, डिजीनेस या स्किन रैशेस जो है वो डेवलप हो सकते हैं। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे अनकॉम्प्लिकेटेड लोअर यूटीआई। ओके, इसकी डेफिनेशन हमने पहले पढ़ ली थी कि जो अनकॉम्प्लिकेटेड लोअर यूटीआई है वो है क्या। तो जनरली अनकॉम्प्लिकेटेड लोअर यूटीआई के अंदर होता क्या है कि जो पेशेंट है उसमें इन्फेक्शन डेवलप होता है या तो ब्लैडर में या फिर यूरेथ्रा में जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है। ओके, लेकिन इसमें जो है जो अनकॉम्प्लिकेटेड है इसमें जो है पेशेंट को कोई स्ट्रक्चरल या फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज जो है वो डेवलप नहीं होती है थ्रू आउट द यूरिनरी ट्रैक्ट। ओके, तो जनरली इसमें होता क्या है कि जो इन्फेक्शन होता है वो जो है इन्फेक्शन ऑफ आइदर ब्लैडर या फिर यूरेथ्रा। ओके, लेकिन जो है इसमें जो है कोई नो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मलिटी डेवलप थ्रू आउट द यूटीआई। ओके, अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें जो है वो जो ड्रग इस्तेमाल की जाती है वो नॉर्फ्लॉक्सासिन का जो है वो यूज़ किया जाता है 400 mg में, और उसको जो है ट्वाइस अ डे देते हैं मल्टीपल ऑफ 3 डेज। ओके, सो नॉर्फ्लॉक्सासिन जो है 400 mg में
बीडी की फॉर्म में मल्टीपल ऑफ 3 डेज जो है वो ये यूज़ कराई जाती है। जो नॉर्फ्लॉक्सासिन है उसकी मेन बात ये है कि उसमें जो है वो जो है ल्यूमेन में जाकर जो है वो कंसंट्रेट होती है। ओके, सो एबिलिटी होती है उसके पास में जो ल्यूमिनल एरिया है उसमें कंसंट्रेट होने की। ओके, उसके अलावा जो है कोट्राइमोक्साजोल को भी जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें जो है 1 डबल स्ट्रेंथ टैब को जो है वो बीडी की फॉर्म में मल्टीपल ऑफ 3 डे में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। सो कोट्राइमोक्साजोल ऑल्सो यूजेज 1 डबल स्ट्रेंथ टैब को जो है बीडी की फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है, यानी ट्वाइस अ डे इन मल्टीपल ऑफ 3 डेज। ओके, उसके अलावा जो है अमोक्सिसिलिन को भी जो है इस्तेमाल किया जा सकता है 500 mg इन मल्टीपल ऑफ 5 डे। ओके, उसके अलावा और जो ड्रग है वो नाइट्रोफ्यूरेंटाइन, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन मोनोहाइड्रेट 100 mg में बीडी इन मल्टीपल ऑफ 5 डे। ओके, इसके अलावा एमोक्सिलिन के साथ में क्लेवलिक एसिड को भी जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एमोक्सिक्लेव जो है 500 mg में ट्वाइस अ डे इन मल्टीपल ऑफ 5 to 7 डे। ओके, अब हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेटेड लोअर यूटीआई इन्फेक्टेड लोअर यूटीआई। सो कॉम्प्लिकेटेड लोअर यूटीआई के मीन ये है कि इसमें जो है पेशेंट को जो है वो इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है ब्लैडर में या यूरिथ्रा में, और उसके साथ साथ जो है कुछ स्ट्रक्चरल फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज जो है यूरिनरी ट्रैक में डेवलप हो रही है। ओके, सो पेशेंट हैज इन्फेक्शन ऑफ आइदर यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। ओके, और साथ साथ में क्या है उसको पेशेंट को जो है कुछ ऑल्सो हैज स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मलिटी थ्रू आउट द यूटीआई। ओके, सो इसके अंदर जो ड्रग का जो यूज़ किया जाएगा वो जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज़ की जाएगी। सिप्रोफ्लॉक्सासिन जिसको जो है वो 500 mg में यूज़ करते हैं इन फॉर्मेट ऑफ बीडी इनटू 7 डेज। ओके, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है उसमें ये एबिलिटी है कि वो जो है जो रीनल टिश्यूज़ हैं उसमें जो है वो एक्यूमुलेट हो सकती है, उसकी कंसंट्रेशन वहाँ पर एक्यूमुलेट हो सकती है। ओके, उसके अलावा जो है कोट्राइमोक्साजोल को जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। कोट्राइमोक्साजोल इसको जो है 1 डबल स्ट्रेंथ टैब जो है वो बीडी की फॉर्म में लेना है इसको इन मल्टीपल ऑफ 7 to 10 डेज। ओके, उसके अलावा लिवोफ्लॉक्सासिन को जो है यूज़ कर सकते हैं। लिवोफ्लॉक्सासिन को जो है 250 mg में सॉरी इसको जो है बीडी नहीं इसको ओडी ही लेना है, ओडी के फॉर्मेट में मल्टीपल ऑफ 10 डेज। ओके, उसके अलावा जो एमोक्सिलिन को जो है क्लेवलिक एसिड के साथ में ले सकते हैं, एमोक्सिक्लेव 500 mg, इसको थ्राइस अ डे ले सकते हैं। ओके, इन मल्टीपल ऑफ 7 डेज। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्लिकेटेड लोअर यूटीआई। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अपर यूटीआई। ओके, जिसको एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, और इसी को जो है वो अपर यूटीआई भी कहते हैं। तो जनरली इसमें जो है जो ड्रग का यूज़ किया जाता है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन को यूज़ किया जा सकता है 500 mg में। सिप्रोफ्लॉक्सासिन ओके, और इसको जो है वो बीडी फॉर्मेट में जो है यूज़ करेंगे इन मल्टीपल ऑफ 14 डेज। इसके अलावा एमोक्सिलिन को जो है यूज़ किया जा सकता है विथ क्लेवलिक एसिड 500 mg, इसको जो है वो थ्राइस अ डे ले सकते हैं। ओके, इन मल्टीपल ऑफ 14 डेज। ओके, सो इसको जो है एमोक्सिलिन उसके अलावा जो है वो कोट्राइमोक्साजोल को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। कोट्राइमोक्साजोल इसमें जो है 1 डबल स्ट्रेंथ टैब बीडी फॉर्मेट में लेंगे इसे 14 डेज तक के। उसके बाद लिवोफ्लॉक्सासिन 250 mg ओडी लेंगे इसे इन मल्टीपल ऑफ 10 डेज। ओके, नाउ अगर हम बात करें रिकरेंट लोअर यूटीआई की, रिकरेंट लोअर यूटीआई, तो जो रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं उसमें जो है लॉन्ग टर्म एंटी माइक्रो सो जो रिकरेंट लोअर यूटीआई होते हैं उसमें लॉन्ग टर्म में जो है वो थेरेपीज की नीड होती है। ओके, सो इसमें जो है कोट्राइमोक्साजोल को जो है नीड लॉन्ग टर्म थेरेपी। ओके, सो इसमें जो है वो कोट्राइमोक्साजोल को 1 to 2 सिंगल स्ट्रैंड टैब इन मल्टीपल ऑफ 6 मंथ।
ओके। सो कोट्रामेक्सोजोल को यूज़ करते हैं, उसमें जो है 1 स्टैंड या डबल स्टैंड को जो है टैबलेट को जो है यूज़ किया जाता है। ओके। और इसको जो है वो ओडी जो है वो प्रीफर किया जाता है मल्टीपल ऑफ 6 मंथ। अगर बात करें लिवोफ्लॉक्सासिन की, तो जो लिवोफ्लॉक्सासिन है उसको 500 mg ओडी फॉर्मेट में लिया जाता है इन मल्टीपल ऑफ 6 मंथ। अगर नाइट्रोफ्यूरेंटाइन की बात करें तो नाइट्रोफ्यूरेंटाइन को जो है वो 50 to 100 mg ओडी फॉर्मेट में इन मल्टीपल ऑफ 6 मंथ। सो दिस इज ऑल अबाउट रिकरेंट लोअर यूटीआई इन्फेक्शन। अगर हम बात करें प्रोस्टेटाइटिस की, प्रोस्टेटाइटिस तो जनरली जो मेन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है प्रोस्टेटाइटिस के, सो अगर हम बात करें प्रोस्टेटाइटिस की, तो उसके जो मेन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो इकोलाई या क्लैप्सिला हो सकता है, प्रोटियस हो सकता है, या फिर स्यूडोमोनास आर्जिनोस हो सकता है। क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो बाउंडेड होता है टाइट कैप्सूल से, तो बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो उसको क्रॉस ही नहीं कर पाती, यानी कि उस कैप्सूल को जो है वो क्रॉस ही नहीं कर पाते हैं। तो हमें एप्रोप्रिएट ड्रग को जो है वो देना पड़ेगा जो कि उस प्रोस्टेटिक जो कैप्सूल है उसको जो है क्रॉस कर सकें और अंदर जो है वो मतलब रीच हो सके। ओके। तो इसमें मेनली जो है वो कोट्रामेक्सोजोल का इस्तेमाल किया जाता है। सो कोट्रामेक्सोजोल, और इसको जो है वो 1 डबल स्ट्रैंड टैब को जो है यूज़ करते हैं बीडी फॉर्मेट में इन मल्टीपल ऑफ 4 to 6 वीक्स। ओके। क्योंकि जो ये कोट्रामेक्सोजोल है ये जो है वो जो प्रोस्टेटिक बैरियर है उसको क्रॉस कर सकती है, कैन क्रॉस प्रोस्टेटिक बैरियर। ओके। इसके अलावा कुछ और ड्रग जो है वो प्रोस्टेटाइटिस की कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें मेनली जो है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इसको जो है 250 to 500 mg में जो है यूज़ किया जाता है इन फॉर्मेट ऑफ बीटी इनटू 4 to 6 वीक्स। ओके। सो सिप्रोफ्लॉक्सासिन को जो है वो यूज़ किया सकता है 250 to 500 mg बीडी फॉर्मेट में इन मल्टीपल ऑफ 4 to 6 वीक्स। उसके अलावा लिवोफ्लॉक्सासिन को यूज़ किया जा सकता है, लिवोफ्लॉक्सासिन को जो है वो 250 mg मेनली ओडी फॉर्मेट में इन मल्टीपल ऑफ 4 to 6 वीक्स। ओके। उसके अलावा अगर पेशेंट को जो वो एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस की कंडीशन में है तो उसमें जो है वो आईवी थेरेपी जो है इनिशियली जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी, और अगर वो क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस कंडीशन में है तो उसमें जो है लॉन्गर ट्रीटमेंट की नीड होगी, मेनली 6 to 12 वीक की, या फिर जो है उसमें सर्जरी की जो है वो नीड होगी। ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दी प्रोस्टेटाइटिस कंडीशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस जो यूटीआई होता है इन प्रेगनेंसी के अंदर। सो यूटीआई इन प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के अंदर बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं जो कि मेनली फिजियोलॉजिकली होते हैं। ओके। तो सिग्निफिकेंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। ओके। जैसे इसमें जो है वो रीनल पेल्विस का डायलेटेशन हो जाता है। ओके। और उसमें जो है रीनल पेल्विस के साथ साथ में जो है वो जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस है उसमें क्या होता है कि जो रीनल पेल्विस है उसका जो है सीवियर डायलेटेशन हो गया। ओके। उसके अलावा जो है यूरेटर्स का भी जो है इसमें डायलेटेशन हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ बैक प्रेशर चेंजेस। जो ग्रेविडा है उसका जो बैक प्रेशर आ रहा है उसकी वजह से जो है वो ये चीज़ जो है वो डेवलप हो जाती है। ओके। उसके अलावा क्या हो सकता है कि जो यूरेट्रल जो पेरिस्टाल्सिस है वो डिक्रीज हो सकती है, डिक्रीज यूरेट्रल पेरिस्टाल्सिस। उसके अलावा जो है वो ब्लैडर की टोन जो है वो डिक्रीज हो सकती है, तो डिक्रीज ब्लैडर टोन। और ये भी किस वजह से कि जो ग्रेविडा ऑफ यूट्रस है वो जो है प्रेशर क्रिएट कर रहा है, सो बिकॉज ऑफ प्रेशर क्रिएटेड बाय ग्रेविडा ऑफ यूट्रस। ओके। सो इन 3 कंडीशन के अंदर क्या होता है कि ये यूरिनरी स्टेसिस को जो है वो कॉज कर सकती है। ओके। फिर जो हमने 3 यहाँ पे सिचुएशन डिस्कस करी है ये विल लीड टू कॉज यूरिनरी स्टेसिस, और उसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो डिफेंस मैकेनिज्म है जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट एज ए रिफ्लेक्स वो जो है समवॉट जो है वो सप्रेस हो सकता है। ओके। और क्योंकि अगर स्टेसिस हो रही है तो वहाँ पर क्या है कि जो यूरिन कंटेंट है वो इंक्रीज हो रहा है, और उसमें मेनली अमाइनो एसिड, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, ये सारे के सारे जो है वो वहाँ पे एक्युमुलेशन हो रहा है, और ये जो है एनकरेज करेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ को। ओके। सो ये सब कंडीशन जो है वो एक फेवरेबल कंडीशन बना देती है बैक्टीरियल ग्रोथ की। इसलिए जो है जो प्रेगनेंसी में जो है मेनली 3rd ट्राइमेस्टर में तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। ओके। ओके। और प्रेगनेंसी में जो है वो ऑलमोस्ट सारी ड्रग्स जो है वो प्रिफर भी नहीं कर सकते हैं। ओके। क्योंकि उसमें टेराटोजेनिक इफेक्ट आ सकता है, उसमें ऐसे इफेक्ट आ सकते हैं जो मदर के लिए जो है वो हार्मफुल हो या बेबी के लिए हार्मफुल है। तो जो सेफर एंटी माइक्रोबियल जो एजेंट है जो प्रेगनेंसी में जो मेनली यूज़ कर सकते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके। तो जो सेफर हैं उनमें कौन कौन सी जो है वो सेफ ड्रग्स हैं, तो उसमें जो है अमॉक्सिसिलिन, उसके अलावा जो है अमॉक्सिसिलिन को जो है वो क्लैवलिक एसिड के साथ में उसके अलावा जो है सिफालेक्सिन, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन,
जनरली इनको जो है वो यूज़ किया जा सकता है। और कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनको जो है यूज़ नहीं करते हैं, जिसमें मेनली टेट्रासाइक्लिन जनरली जो है टेराटोजेनिक इफेक्ट रखती है। उसके अलावा सल्फोनामाइड्स इन थर्ड ट्राइमेस्टर, तो ये जो है वो कर्निक को जो है वो कॉज कर सकता है। ओके, और उसके अलावा जो है कर्निक टेरस को कॉज कर सकता है, यानी कि हाइपर बिलिरुबिनिया जो है वो कर सकता है, उसकी कंडीशन जो है वो हाइपर बिलिरुबिनिया। ओके, उसके अलावा जो है फ्लोरोक्विनोलोन्स को जो है वो भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। फ्लोरोक्विनोलोन्स ये जनरली क्या करेगा, जो बेबी है उसमें जो है कार्टिलेज और बोन के डेवलपमेंट को इनहिबिट कर देगा। ओके, सो उसकी वजह से जो है वो कार्टिलेज और जो बोन है वो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेफर एंटी माइक्रोबियल एजेंट एंड जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, तो ये सब जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ओके, थैंक यू।